हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आप सभी का एसएससी क्रेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज जो होता है, जनरल स्टडी जो होता है, और जो जीए होता है, जनरल अवेयरनेस, उन सभी क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर्स में रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी डिफरेंट एग्जाम्स में मैक्सिमम रिपीट हुए हैं और आगे आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी रिपीट होने की चांसेस हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें 3 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहो, क्योंकि अगर बीच में स्किप करते हो तो ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। अगर पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंभ धार्मिक स्नान यह कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो कुंभ जो धार्मिक स्नान है यह 12 वर्षों में आयोजित होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 12। अब यहाँ से ये हो गया कि कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, लेकिन ऑप्शन ए जो देख रहे हो 6, तो 6 वर्ष में भी लगता है, लेकिन एक अर्ध कुंभ मेला होता है, इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। अब इसमें ये जो कुंभ होता है इसकी मान्यता क्या है? तो हमारी पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ के स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में ऐसा लिखा गया है। अब बात करते हैं कुंभ कहाँ कहाँ लगता है। तो कुंभ लगता है इलाहाबाद में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में। इन 4 जगहों पे आपका कुंभ का मेला लगता है। अब कई बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद में किस नदी पे कुंभ का मेला लगता है, या उज्जैन में किस नदी पे लगता है, हरिद्वार में किस नदी पे लगता है। तो यहाँ से हम ये भी जानते हैं, इलाहाबाद में बात करें तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम है। सरस्वती वैसे ना के बराबर है लेकिन संगम है, तो इसको आप ध्यान रखना। मेन यहाँ पे गंगा और यमुना ही है। उज्जैन में बात करें तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। उज्जैन में जो कुंभ लगता है वो क्षिप्रा नदी पे लगता है। हरिद्वार में बात करें तो हरिद्वार में तो गंगा नदी पे ही लगता है। और नासिक में अगर बात करें तो नासिक में गोदावरी नदी पे लगता है। तो ये कई बार पूछा जाता है, जगह दे देगा और पूछेगा किस नदी पे कुंभ लगता है, तो इसको आप याद रखो। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा, एक क्वेश्चन से हम मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी क्वेश्चन बनाना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आता है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे और विदाउट मतलब किसी प्रेशर के आप इजिली याद कर सको। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? तो टेलीफोन का आविष्कार आप में से बहुतों को पता भी होगा, ग्राहम बेल ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राहम बेल। अच्छा, ग्राहम बेल ने तो टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए है वाटन वाट, तो वाटन वाट यहाँ पे रडार का आविष्कार किए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है रडार का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट की बात है, ऑप्शन बी है जेम्स वाट। जेम्स वाट ने अपना आविष्कार किया था भाप के इंजन का, तो इसको भी आप ध्यान रखना। राइट ब्रदर्स, ऑप्शन डी है राइट ब्रदर्स, इन्होंने आविष्कार किया था एरोप्लेन का, हवाई जहाज का। तो ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना। ऐसे ही डीजल इंजन पूछा जाता है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। बल्ब के आविष्कार की बात किया जाए तो बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब एक क्वेश्चन से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन गए। मैं डिफरेंट टाइप से बना रहा हूँ कि अगर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ दें तो आप वहाँ आंसर कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन की खोज किया है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता होगा जे थॉम्सन ने किया है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा जे थॉम्सन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज ये तो हो गई। अब इसी में पूछा जाता है प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की गोल्ड स्टीन ने की थी, ऑप्शन बी है यहाँ पे। और वहीं बात कर ले न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की किया था चैडविक ने, ऑप्शन सी है। अच्छा, ऑप्शन डी भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी, यानी तड़ित चालक की। तो इसको भी आप ध्यान रखना, और इन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। 1867 यानी 1867 में इन्होंने ये आविष्कार किया था डायनामाइट की, तो इसको ध्यान रखना। अब बात प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो आपको बता दूं द्रव्यमान संख्या यानी जो मास होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं।
और जो भी कोई भी परमाणु जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन्हीं 3 कणों से मिलकर बना होता है कोई भी परमाणु। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। जो नाभिक होती है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? कई बार अक्सर ऐसे पूछा जाता है जो कि हमें पता नहीं होता है, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक जगह कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिल सकता। तो इस वीडियो को इन तक मेरे साथ देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। यानी ये जो माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी है ये अमेरिका में है। अब ज्वालामुखी में बता दूं आपको, जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है, मैग्मा और जलवाष्प, ये ऊपर आ जाते हैं, यहीं से इसका उद्गार होता है। सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ बहुत चांसेस रहते हैं कभी भी उद्गार होने की। जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है उसे तो हम उद्गार ही कहते हैं, और इससे बनने वाला जो झील होता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी निकलती है कहीं से और फिर यहाँ से खत्म हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो वहाँ झील बन जाता है। तो इस झील को हम कहते हैं क्रेटर झील। तो इसको भी आप यहाँ से ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? ये एनटीपीसी में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यहाँ मैं तीनों का डिस्कशन करूँगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तोरा। यानी यहूदियों की जो धार्मिक किताब है वो है तोरा। और यही बात करें ऑप्शन है त्रिपिटक। त्रिपिटक आप में बहुत को पता होगा, ये बौद्ध धर्म की धार्मिक किताब है, बौद्धों की। तो इसको भी आप ध्यान रखना। आगाम, ये जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, आगाम जो है ये जैन धर्म की मुख्य साहित्य धर्म की किताब है, इसी को कहते हैं आगाम। और ये भी पूछा जा चुका है एनटीपीसी में ही 2016 में। ये गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिख धर्म की मुख्य पुस्तक है धर्म की। तो इसको ध्यान रखना। ऐसे ही आपको वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब जो ग्रंथ हैं ये हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और बात करें मुस्लिम धर्म का, तो कुरान जो है वो मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है। ऐसे ही अगर बात करें बाइबिल का, तो बाइबिल जो है वो ईसाई धर्म का है। तो इस चीज़ से इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से, और ऐसे ही चीज़ों को रिलेट करो। अगर एक धर्म का अगर कोई पुस्तक पूछता है तो आपको जितने भी याद है उनको रिवाइज करो। रिवाइज की आदत आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिवाइज छोड़ो तो आप भूल जाओगे चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो भारतीय संघ के जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन भी हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बता दो, इसका जो गठन होता है वो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 के तहत होता है। और अनुच्छेद 53 के द्वारा कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। आर्टिकल 53 है, गठन होता है 52 के तहत। अनुच्छेद 74 ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। अनुच्छेद 74 जो है इसके अनुसार जो मंत्री परिषद होती है वो सलाह के लिए होती है, प्रेसिडेंट को सलाह देती है। और जो मंत्री परिषद का हेड होता है यानी प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है ये तो सेंटर की हो गई यानी संघ की। यही हम बात कर लेते हैं स्टेट की। तो स्टेट की जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल के हाथों में, यानी गवर्नर जो होता है राज्य का उसके हाथ में वो पूरी शक्ति होती है। अनुच्छेद 77 भारतीय संविधान का आर्टिकल 77 के अनुसार संघ के मंत्री अपना कर्तव्य निर्वहन राष्ट्रपति के नाम करते हैं, इसको ध्यान रखना। और मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से वो प्रेसिडेंट के प्रति जिम्मेदार होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। यानी इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर नहीं चढ़ाया? तो इसको ध्यान रखना आप। ये चंद्रशेखर आज़ाद, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर नहीं चढ़ाया। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था एमपी में, और इनका जो कथन था वो था अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते। और इन्होंने 1931 में 1931 की बात है, इन्होंने अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है वहाँ पे पुलिस अधिकारी नटवर के साथ भारी मुठभेड़ में थे, और अंत में इन्होंने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली अपने रिवॉल्वर से। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखना। बात करते हैं ऑप्शन बी भगत सिंह।
तो भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु, और ऑप्शन नहीं है इसमें बता दूं आपको, इनके साथ सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931, डेट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो इसको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ किस देश में है? तो यह है नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर। तो यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल। अब ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये शिव से मतलब संबंधित है, शैव धर्म से, और यह शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम जो है वो मंदिर है, और जो शैव धर्म है वो प्राचीनतम संप्रदाय भी है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अब बात हो रही है नेपाल की, क्योंकि नेपाल में यह पशुपतिनाथ का मंदिर जो है स्थित है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और नेपाल की बात करें तो हाल ही में इसके पीएम बने थे, करंट से रिलेट कर लेते हैं, महेंद्रा राजपक्षे, और प्रेसिडेंट बने थे गोताबाया राजपक्षे। तो इन दोनों को भी याद रखना, ये दोनों भाई हैं, महेंद्रा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे। करेंसी की बात करें तो करेंसी है नेपाली रुपया, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और मज़ा आ रहा होगा। तो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष विलियम हंटर समिति का गठन हुआ था? तो विलियम हंटर समिति का गठन हुआ था 1882 यानी 1882 में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1882। अब कई बार पूछ देता है विलियम हंटर समिति है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शिक्षा में प्रगति समीक्षा हेतु। शिक्षा में जो प्रगति करनी थी उसी के समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन हुआ था 1882 में। और इसको बता दूं, ये लॉर्ड रिपन जो थे उनके द्वारा हंटर आयोग का गठन हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर, भारतीय शहर निम्नतम भूकंप क्षेत्र में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रायपुर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रायपुर भारतीय शहर जो है वो निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है, यानी वहाँ भूकंप आने की मिनिमम चांसेस है। तो भूकंप की बात हो रही है तो भूकंप जानते हैं यह कैसे आता है? तो यह भूगर्भ विवर्तनिकी की क्रिया होती है, यानी जैसे प्लेट में पृथ्वी बटी हुई है तो उसके टकराव की वजह से उसी को कहते हैं भूगर्भ विवर्तनिकी, हिंदी में इसे बोलते हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र जो है पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है वहाँ पे आपको बता दूं, और हिमालय क्षेत्र, भूकंप जो है यहाँ सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होती है भूकंप आने की। वहीं बात करें हम दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में भूकंप की संभावना नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह प्राचीनतम चट्टानों वाले क्षेत्र में है। तो जहाँ चट्टानें होती है यहाँ भूकंप का क्षेत्र नहीं माना जाता है। तो जो भारत में साउथ का पार्ट है इधर भूकंप नहीं माना जाता है, इसको आप ध्यान रखना। रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और अभी आपको बता दूं ये जो रायपुर है वो नया रायपुर बना था, और अब इसका नाम हो गया है अटल नगर। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नाम हो गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इससे लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और इसके पहले भी जो पार्ट अब यहाँ पे अपलोड हो गए हैं उनको भी आप जरूर जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और इस वीडियो का जो PDF है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। और आगे भी ये पूरे सीरीज की जो भी NTPC, रेलवे, स्पेशली SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।